नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। बड़ी आम सी बात है कि आप गूगल पर कुछ भी टाइप करते हैं तो ये आपको पूरी स्पेलिंग या फिर पूरे वाक्य का सजेशन देने लगता है। एप्पल की सीरी और अमेजॉन की एलेक्सा ना सिर्फ आपकी समस्याओं का हल निकालती हैं, बल्कि आपके एक ऑर्डर पर काफी कुछ हाजिर भी कर सकती हैं। दरअसल ये सभी कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। एआई का इंसानी जीवन में दखल काफी तेजी से बढ़ा है। विभिन्न क्षेत्रों में एआई के प्रयोगों और इसके भविष्य पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आईआईटी दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रोहन पॉल और मेकर्स लैब टेक महिंद्रा से ग्लोबल हेड इनोवेशन निखिल मल्होत्रा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। प्रोफेसर पॉल, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कि एआई क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी वैज्ञानिक तकनीक है जिससे हम ऐसे कॉम्पिटिशनली चैलेंजिंग प्रॉब्लम, जो मुश्किल रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बट बात यह कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खासियत क्या है? खासियत यह है लर्निंग, कि अभी जिस तरह से हम कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं, हम हर उसको स्पेसिफाई करते हैं कि उसने ये स्टेप करके एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो लर्निंग का एस्पेक्ट है वो ये बताता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर डेटा से कुछ चीज़ या तो रिकग्नाइज करना चाहिए, कुछ उससे इन्फरेंस निकालना चाहें, अगर उसको आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स दें तो मशीन अपने आप से ये डिटरमिन कर पाती है, पता लगा लेती है कि क्या फीचर मैटर करते हैं किसी चीज़ को रिकग्नाइज करने के लिए। तो जो रिकग्निशन, रीजनिंग, प्लानिंग, इस पर्टिकुलर एरिया की जो साइंस है उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। एक इसमें ये भी खास बात रहती है कि अगर हमारे पास बहुत सारा पुराना एक डेटा हो किसी पर्टिकुलर डोमेन में, उसको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक जो है प्रोसेस करके ये पता लगा सकते हैं कि हम डिसीजंस कैसे बेटर ले सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कहेंगे कि ये कंप्यूटिंग से ही निकला है, बट इसमें एक ह्यूमन मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क जो है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को हम अगर एक मशीनों में डालना चाहें, उसकी साइंस को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। बिल्कुल। लेकिन यूजर्स की बात करें, किस तरह से यूजर्स बढ़े हैं आज, किस तरह से हम घिर चुके हैं एआई से, अगर हम बात करें तो ज्योति, आपने पहले तो देखा होगा जब हमने स्टार्ट किया था और जब कंपटीशन इंक्रीज हुआ, जिसको हम मूर्स लॉ कहते हैं या जिसको हम कहते हैं कि मूर्स लॉ की वजह से आपने काफ़ी ट्रांजिस्टर पैक इन कर दिए। आई थिंक सबसे पहला यूजेज आपने देखा जब आपने किसी फ़ोन पे आपके वहाँ पे एक वॉइस रिकॉर्डिंग मैसेज आया, तो उस टेक्निक को ऑटोमेशन करने के लिए सबसे पहले आपने जब बात की तो आपने बात करने से पहले उसने बोला आप डायल करेंगे नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2 और उसका आपका प्रॉब्लम हल होगा। पहला यूजेज ये था। इसमें एआई या एमएल नहीं था, लेकिन इसमें ऑटोमेशन ज़्यादा थी। उसके बाद धीरे धीरे आपने अपने फ़ोन देखे जिसमें सिरी आया है, जिसमें अमेजॉन एलेक्सा है। इस टेक्निक को हम नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। नेचुरल लैंग्वेज मतलब जिस तरह से आप और मैं बात कर रहे हैं उस तरह से आप मशीन से बात करें तो मशीन को समझ में आएगा वो क्या है। ऐसे आप खुद भी एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें आप अमेजॉन पे अगर जाइए तो अगर आप नीचे अमेजॉन की बार के देखिए तो आपको ऐसा लिखता है कि जो आप खरीद रहे हैं आप देखिए आप कुछ और ऐसा खरीदना चाहते हैं कि नहीं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिकमेंडेड प्रोजेक्ट्स। तो ये आप प्रोडक्ट्स, तो रिकमेंडेशन में काफ़ी इस्तेमाल होने लगा है। कुछ यूज़ जो अब ऑपरेशंस की तरफ कंपनीज यूज़ करने लगी हैं वो ये है कि जो काम पहले लोग मैनुअली करते थे और डेटा क्योंकि बहुत ज़्यादा था तो समझ में नहीं आता था, वो सब इस लर्निंग टेक्निक से, जैसे मोहित जी ने बताया, या जैसे इन्फ्रेंस लिया जा सकता है, उससे प्रिडिक्शन भी होती है और उससे ऑटोमेशन के काम भी, ऑपरेशंस भी यूज़ हो रहे हैं। एक सीधा सा एग्जांपल है, आपने जब आप एक ऑर्डर देते हैं टेलीकॉम कंपनी को कि मेरे को एक्टिवेट कर दीजिए मेरा इंटरनेशनल रोमिंग, एक्चुअली पीछे जाके ये ऑर्डर जो है ये बहुत सारी चीज़ों में बट जाता है। उसमें अगर कभी भी गलती आती है तो वो गलती के लिए आपको नुकसान ना हो एज अ कस्टमर, पीछे से बहुत सारे लोग लगे होते हैं जो उस ऑर्डर को पास कर रहे होते हैं। इस टेक्निक को अगर ऑटोमेट करना है तो उसमें हमने एआई डाला, उसमें हमने मशीन लर्निंग डाला, तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं। फिर अब जो लेटेस्ट यूज आप देख रहे हैं वो है स्वचालित गाड़ियाँ या ऑटोनोमस कार। इसमें मशीन लर्निंग की का यूज़ करके या एआई का यूज़ करके आप देख रहे हैं कि आपके आगे कौन चल रहा है, कैसे लोग आते हैं, किस सिग्नल पे स्टॉप करना है। इन सब रूल्स को अगर आप पुरानी टेक्निक से अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा रूल्स हो जाएंगे। लेकिन भरोसा कैसे बढ़ता गया एआई के प्रति हमारा, अगर हम बात करें तो? जैसे जैसे आप यूज़ करते गए वैसे वैसे आपका भरोसा बढ़ता गया। आज आप गूगल पे पूरा भरोसा करते हैं। जब आप अपना डायरेक्शन लेते हैं तो आप सबसे पहले गूगल को बोलते हैं, गूगल से चेक करते हैं कहाँ जाना है। अगर तो वो सही जाता है तो आपका
रिस्पॉन्स होता है कि बहुत बढ़िया, गूगल ने मुझे पहुंचा दिया, और अगर आपका नहीं जाता है तो बोले शायद गूगल सीख रहा होगा। हाँ। तो ये जो इफेक्ट है कि सीख रहा होगा, ये आप इनहेरेंटली या इम्प्लिसिटली ये बोल रहे हैं कि मशीन सीख रही होगी कि मेरी कौन सी जगह है। तो धीरे धीरे जैसे आप यूज करते जाते हैं वैसे वैसे आपका भरोसा बढ़ता जाता है उसमें। प्रोफेसर पॉल, जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इसका डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम समझें हाँ, कि इंटेलिजेंट टास्क जो हैं वो ट्रेडिशनली 3 और 4 कैटेगरीज में स्टडी करेंगे। एक एग्जांपल जैसे सर ने बताया वो लैंग्वेज के अंदर है कि लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। बहुत टाइम तक ये समझ आ गया था कि सिर्फ ह्यूमन मस्तिष्क ही कर सकता है, बट अब हमारे पास एल्गोरिदम्स है जो कर सकते हैं। वो एक एरिया हो गया। एक विजन का एरिया हो गया जिसमें हम इमेजेस से चीज़ें, डेटा निकाल सकते हैं। एक डिसीजन मेकिंग का एरिया हो गया कि अगर हमें कोई क्रिटिकल डिसीजंस लेने हैं और कुछ इसमें से डेटा से इन्फ्रेंस निकालना, वो एक टास्क हो गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम स्पेसिफिक एरियाज में स्टडी करते आए हैं ट्रेडिशनली, राइट फ्रॉम 1960s ऑनवर्ड अलग स्टडी करा गया था। बट अगर हम देखें कि हम लोग खुद ये सारे काम कर लेते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर ये सारे डिफरेंट सेंटर्स हैं। विजन का अलग सेंटर है और लैंग्वेज का एक और सेंटर है, बट हम ये सारे काम एक साथ जोड़ के कर पाते हैं। इसको बोलेंगे जनरल इंटेलिजेंस, कि मेरे पास कोई भी चीज़ आ गई उससे मैं रीजनिंग वगैरह करके एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ये अभी भी एक फ्रंटियर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो जो एम्बॉडीड सिस्टम्स जिसमें परसेप्शन और उसके बाद रीजनिंग और एक्शन सबको कंबाइन करा जाएगा, उसको हम जनरल इंटेलिजेंस कहेंगे। तो जैसे अगर एक एग्जांपल ड्राइवर असिस्टेंस का जो पहले लिया गया था कि अगर हम एक व्हीकल को बनाना चाह रहे हैं उसको बहुत सारी रीजनिंग करनी पड़ेगी। पर कोई और एक एग्जांपल है कि कोई डिजास्टर सिचुएशन में या फैक्ट्रीज में हमारे साथ मशीनें काम करेंगी, उनको भी कॉमन सेंस नॉलेज होनी चाहिए। उनको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे सेफ्टी कंसर्न, मतलब अभी भी वो कमांड खुद नहीं ले सकती, उन्हें देना पड़ेगा कमांड, देन दे विल वर्क। और एक कॉन्टेक्स्ट से, मतलब उसमें कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग कि क्या चीज़ चल रही है। मैं सिर्फ एक ही टास्क को नहीं सॉल्व कर रहा, मैं पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझ के अलग अलग चीज़ों को जोड़ के करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो इंटेलिजेंट सिस्टम्स होंगे उसमें जनरल इंटेलिजेंस, एक फ्लेक्सिबल इंटेलिजेंस की एलिमेंट होनी चाहिए, जहाँ पर अभी भी शोध जारी है। मैं प्रोफेसर पॉल के थोड़ा सा ऐड करूंगा यहाँ पे कि जैसे अगर आप अब गाड़ी चलाते हैं तो अगर आपके साइन पे लिखा होता है टर्न लेफ्ट, लेकिन एरो जो है वो राइट पे है, अच्छा, तो एज अ ह्यूमन बीइंग या आप आदमी, आप जानते हैं कि रास्ता कहाँ मुड़ता है, मशीन अभी भी थोड़ा फेल करती है। सो जैसे प्रोफेसर पॉल ने कहा कि जनरल इंटेलिजेंस का मतलब है कि बहुत सारा परसेप्शन, रीजनिंग जो हम साथ में करते हैं माइक्रो सेकेंड्स में, बहुत ही कम समय में, उतना अभी मशीन्स में नहीं आया है। 2-3 चीजें हैं, जैसे कंटेक्चुअली मशीन को अगर डेटा दे दिया जाए तो मशीन नेक्स्ट वाला डेटा प्रेडिक्ट कर लेती है। कुछ केस में मशीन को डेटा नहीं दिया जाता और बच्चे की तरह सिखाया जाता है डंडा मार के कि ये सही है, ये गलत है, तो मशीन सीख लेती है। लेकिन इन सम फैसेट्स को, कि मैं लैंग्वेज भी बोल सकूं, मैं विजन भी कर सकूं और मैं गलतियां भी देख सकूं जो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए, वो सब अभी मशीन में नहीं है। जब वो आएगा तो वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहलाएगा। तो चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इससे पहले अभी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। सर, लैंग्वेज कैसे समझ पाती हैं मशीनें? एआई की अगर हम बात करें तो क्या लैंग्वेज होती है, कोई कोडिंग होती है, किस तरीके से समझती हैं वो? ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एरिया है लैंग्वेज का, बिकॉज एक सिविलाइजेशन जिस तरह से इवॉल्व होती है, हमने लैंग्वेज को अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए इसकी उत्पत्ति हुई थी।
तो अगर हम मशीनों के साथ बात करना चाहें, कुछ एग्जांपल लें कि हमारे साथ कोई कोलैबोरेटिव मशीन्स हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं फैक्ट्री में या किसी और डोमेन में, मेडिकल में भी हो सकता है, और उससे हम कम्युनिकेट करना चाहें कि हम क्या चाहते हैं, तभी कोई एआई सिस्टम उसको एग्जीक्यूट कर सकता है या उसको कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि मशीनें और ह्यूमन जो हैं उनके पास एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हम लोग जब सोच रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट्स के जैसे सोच रहे हैं और हम एक सिमेंटिक लेवल पे एक अपने पूरे आसपास के सराउंडिंग को समझ पाते हैं, बट मशीनों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो तो अपने सेंसर से ही अपनी दुनिया देख रही हैं। तो जो हमारे पास जो हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मशीन को कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लर्निंग का फिर से रोल आता है कि अगर हम कहेंगे कोई सिमेंटिक कॉन्सेप्ट है, कोई इंपॉर्टेंट जिस तरह से एक एब्स्ट्रैक्शन में हम सोच रहे हैं, उसको हम सेंसर की दुनिया से जोड़ने वाला काम सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात आ गई कि सिर्फ लैंग्वेज के अंदर जो हम ये फोनीम्स या जो वर्ड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको भी रिकग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है, बट रिकग्नाइज करके उसको मीनिंग से जोड़ना कि हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं उससे भी जोड़ना, जो दोनों एस्पेक्ट्स उसके अंदर होते हैं। तो मशीन को कहें कि आपके पार्ट्स को जोड़ के यहाँ रखिए, तो उसको सब समझना है कि पार्ट्स कहाँ पे है, टूल्स कौन से चाहिए, कहाँ पे रखना चाह रहे हैं। तो मशीनों से बात करने वाली जो है एस्पेक्ट, उसमें ये दोनों एस्पेक्ट्स होंगे, लैंग्वेज को रिकग्नाइज करना और समझने के लिए एक जो हम लोग जिस तरह से दुनिया को समझते हैं वो सेंसर की दुनिया से जोड़ना। ये दो एस्पेक्ट सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है भाषा को समझने के लिए। नहीं, सेंसेस थोड़ा सा और अगर इस पर ऐड करूँ तो ये है कि भाषा, जैसे मोहित जी ने बताया, भाषा ही सिर्फ तरीका था कि जो हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते थे। आपने सही कहा, पीछे कोडिंग जरूर होती है। हाँ। और जो नए बच्चे या बच्चे देख रहे हैं इसको, तो पाइथन, C++, इसमें बहुत सारे कोड लिखे जाते हैं, बट कोड में किया क्या जाता है? भाषाएं दो तरह की होती हैं। जो आप और मैं बात कर रहे हैं उसे हम नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं। ये हमेशा नेचुरली आती है। हमने हिंदी सीखी है, हमने पंजाबी सीखी है। और एक भाषा होती है जो फॉर्मल लैंग्वेज है। अब फॉर्मल लैंग्वेज बच्चे पढ़ते हैं, जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, रूल चेंज नहीं होता। लेकिन आप और मेरी भाषा रूल चेंज करके भी बोली जा सकती है और आपको मतलब फिर भी समझ में आएगा। मैं अगर आपको छोटे अक्षरों में भी बोलूंगा तो भी आपको वो चीज समझ में आएगी। ये चीज को मशीन में देना कि ये छोटे छोटे अक्षर या मतलब पूरा नहीं बना, जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं जा रहा हूं, अब कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूं, आप जा रहे हैं, 3-4 लोग जा रहे हैं। ये सब इंफॉर्मेशन अगर मशीन को समझ में लानी है तो मशीन को सबसे पहले, क्योंकि मशीन मैथमेटिक्स में चलती है, तो ये सारे जो शब्द हैं जो आप लेते हो एक शब्दकोश से, जिसको हम कॉर्पस बोलते हैं, वो एक मशीन के अंदर एक मैथमेटिकल फॉर्मेट या रूप ले लेते हैं। उस रूप के पर अगर आप बच्चे जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है कि मैं अगर ज्योति जी से बात करूंगा तो उसको बोलूंगा जा रहा हूं, मतलब मैं जा रहा हूं। तो ये मशीन सोचती है कि मैं जा रहा हूं। तो ये इंफॉर्मेशन उसके इतने बड़े शब्दकोश को मशीन को दिया जाता है सीखने के लिए और समझने के लिए। और उसके बाद मशीन कहीं थोड़ा बहुत समझने लगती है कि आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वो यही एक तरीका है जिसको मैं समझ सकती हूँ। तो ये एक तरीका है मशीन की, बहुत स्पेसिफाई तरीके से इसको कोडिंग करनी बहुत स्पेसिफाई तरीके से, और एक एक शब्द, एक एक वाक्य को लेकर हमें काम देना पड़ता है। और ये एरिया बहुत बड़ा रिसर्च का भी है। आपके देश में 23 भाषाएं हैं और 1645 डायलेक्ट है। अगर आप हर भाषा को अलग अलग देखेंगे तो हर भाषा में एक अलग मतलब निकलेगा उसका। बिल्कुल। तो ये एक मुश्किल भरा काम है। इफेक्ट की बात करें तो सोसाइटी किस तरीके से इफेक्ट हो रही है, आप दोनों से ही जानना चाहूंगी इसके बारे में। तो सोसाइटल इम्पैक्ट इसके काफ़ी हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो गया कि प्रोडक्टिविटी का, जहाँ पे सवाल होता है कि जब हमारे पास एक इंटेलिजेंट मशीन्स हो जाती हैं, अगर आप ह्यूमन प्रोग्रेस देखें, हमने जो प्रोग्रेस करी है ओवर मेनी ईयर्स, इट हैज़ बीन बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स। तो हमने इंटेलिजेंट मशीनें बनाई हैं। अगर पुराने टाइम में मैकेनिकल सिस्टम्स देखें, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बड़ी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, उसके कंप्यूटिंग का एरा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एरा है। अब कहा जाता है कि जो लर्निंग बेस्ड सिस्टम्स है, अडेप्टिव सिस्टम्स हैं, इससे आगे की प्रगति होगी। तो हमारी जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी की बात करें, उसमें एक जंप आने की संभावना है, और इसके हम ट्रेंड्स ऑलरेडी देख रहे हैं। और हमारी नेशनल पॉलिसी में भी ये एक हमारे को एम एस्पिरेशन दिया गया है कि हमारी प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। दूसरा एक एस्पेक्ट है सेफ्टी का, कि जहाँ जहाँ पर ह्यूमन लाइफ को डेंजर है या ऐसे काम जो ह्यूमंस को नहीं करने चाहिए, वहाँ पर हमारे पास इंटेलिजेंट मशीन्स होंगी जो हमारे को हेल्प करेंगे। जैसे डिजास्टर रिलीफ में हो सकता है, सेफ्टी ऑन रोड्स इज अनदर एग्जांपल, और हेल्थ केयर एरिया में। छोटा सा एग्जांपल जानना चाहूंगी सर, अगर डिजास्टर में यूज है एआई का,
किस तरीके से होगा? सर्वेलेंस मतलब अगर आप एक ड्रोन जैसे एक व्हीकल को देखें, व्हीकल को आप कमांड करें कि जहाँ पर हमारे पास फ्लडिंग हो रही है वहाँ पे सिचुएशन क्या है, ह्यूमन है कि नहीं है। आप इसको सैटेलाइट से, इसरो की इमेजरी से जोड़ के देखें कि उस टाइम पर वहाँ पे सिचुएशन क्या है, दोनों को कोरिलेट करके इससे पहले कि हमारी ह्यूमन टीम्स वहाँ पे जाएं, मशीनें हमें ऑलरेडी बता सकती हैं वहाँ पे सिचुएशन तो हम जल्दी एक्टिव हो पाएंगे और सेफ्टी मेजर उठा सकते हैं। वी कैन प्रेडिक्ट फ्लड्स, वी कैन प्रेडिक्ट डिजास्टर्स कमिंग, वी कैन प्रेडिक्ट स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, मतलब डिजीज किस तरह से आगे बढ़ने वाली है उसके पास भी हमारा पुराना डेटा है, सैटेलाइट की इमेजरी है, हम उसे ये पता लगा सकते हैं कि किस तरह से किस एरियाज में हमारे को तैयार रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट की लेकिन फायदे हैं तो नुकसान भी है। नुकसान है, नुकसान भी है, लेकिन नुकसान डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह से आप यूज करते हैं उसको, वो नुकसान है। पर जैसे मोहित जी ने बताया कि एक बड़ा केस आपके सामने ही है, कोरोना वायरस। हालांकि ये डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना, लेकिन एपिडेमिक कितना ग्रो करेगा और किस तरह से उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए, ये एक वैल्यू पे प्रिडिक्शन हो सकती है उसकी। लेकिन नुकसान ये है कि कई बार मशीनें आचार विचार छोड़ जाती हैं। अच्छा। और उसको हम कई बार अपनी भाषाओं में एथिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक थोड़ा नुकसान है, जिसमें हम एक पूरे वर्ल्ड में ही सारे साइंटिस्ट जो हैं, हम भी अपने मेकर्स लैब में रिसर्च कर रहे हैं कि मशीन एथिकल कैसे हो। एक सीधा सा उदाहरण दूंगा, अगर आप अभी भी मशीनों को जिसमें पुराना डेटा पड़ा हुआ है उसको बोलेंगे कि डॉक्टर का जेंडर क्या है तो वो बोलेंगे मेल, और अगर आप बोलेंगे नर्स का जेंडर क्या है तो अभी भी वो फीमेल बोलता है। हालांकि ये इस टाइम पे ऐसा कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है, ऐसा कोई भी बायस नहीं है। औरतें भी डॉक्टर होती हैं और मेल भी नर्स होते हैं, लेकिन क्योंकि पुराना डेटा है तो आचार विचार मशीन का एथिकल नहीं है। जर्मनी थोड़ी सी डिपेंडेंस की बात करेंगे, हमारी डिपेंडेंस बढ़ती जा रही मशीनों पर, हमारी डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है, और थोड़ा बच्चों की तरफ या जो हमारे जो बच्चे हैं उनकी तरफ भी आप डिपेंडेंस ज्यादा देख रहे हैं, तो वहां पे भी ये आचार विचार और एथिक्स जो है वो बहुत प्ले करेगा। कौन सा चीज देखना चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए। मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा था कि जर्मनी में 2 साल पहले एक डॉल थी जिसका नाम था केला। एक छोटी सी 5 साल की बच्ची के साथ उस केला डॉल ने अजीब तरीके से बात की, क्योंकि उसका रंग डिफरेंट था। वो थोड़े कृष्ण रंग की लड़की थी, तो वहां पे जर्मनी ने केला डॉल को बैन कर दिया। तो आप बच्चों में अगर ये बायस टेक्नोलॉजी, क्योंकि बच्चे जो हैं जो अब आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, हम भी बाद में आए हैं, हमें टेक्नोलॉजी बाद में सीखी है, लेकिन इन बच्चों को पैदा होते ही टेक्नोलॉजी आ रही है। वो टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम टॉयज जो आप बच्चों के देखते हैं, जिसको हम इंटरनेट ऑफ टॉयज बोलते हैं आजकल, उसमें सब में कोई ना कोई एआई या कृत्रिम बुद्धि कंपोनेंट पड़ा हुआ है। मतलब बच्चों को इफेक्ट कर रहा है, बच्चों को इफेक्ट करेंगे, तो किस तरह से उसका इफेक्ट नेगेटिव ना हो बच्चों की तरफ, किस तरह से उनको एथिकली समझाया जाए कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, और उनके बीच में ये बायस ना डाला जाए, वो एक नुकसान भी है और एक रिसर्च का विषय भी है। चर्चा को इसमें ये ऐड भी कर सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो एक टूल है। बिल्कुल। टूल का प्रयोग हम किस तरह से करें, वो हमारी सोसाइटी और हमारी जो वैल्यूज हैं वो डिटरमिन करेंगे कि हम इसको किस तरह से ले जा सकते हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री का जो एपेक्स प्रोग्राम है फॉर एआई, इट्स कॉल्ड एआई फॉर ऑल, जिसमें हम कह रहे हैं कि सभी की भागीदारी उसमें होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ रिच लोगों की जो नीड्स हैं उन्हीं को हम करें, टैकल करें। बहुत सारे जो आम व्यक्ति से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं उस पर भी एआई का में उपयोग होना चाहिए। बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स बाहर हुए हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि रिच गेट्स रिच है, माने कि जिन लोगों के पास अच्छा डेटा है, जो अच्छी जगह पे जा रहे हैं, उनकी प्रेडिक्शंस तो बहुत अच्छी हैं। बाकी लोग जिनके पास डेटा कम है, जो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे। तो ये एज अ डिजाइनर बिकॉज हमारे को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इवेंचुअल यूज उसका सोसाइटी को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे कि पहले से ही हमने आपका आविष्कार किया है, हमें पता है उसका यूज कैसे करना है। चर्चा काफी रोचक हो रही है, आगे भी इसको हम जारी रखेंगे। यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है।
ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर पॉल, आपने एक डिवाइस बनाया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आज जो हमारी चर्चा एआई के विषय में हो रही है, हमने पहले डिस्कस किया कि एआई सिस्टम जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट को समझते हैं, फिर उससे रीजनिंग करके कुछ उसमें एक्शन वगैरह लेते हैं। तो एक पर्टिकुलर एआई का एप्लीकेशन और इंटेलिजेंस सिस्टम्स का एप्लीकेशन दिव्यांगजनों के लिए है, जिनके लिए कहीं पे अगर इम्पेयरमेंट है, चाहे वो दृष्टिबाधित हैं या उनको हियरिंग में कोई डिफ़िकल्टी है या एल्डरली हो गए हैं तो उनके मोटर कंट्रोल जहाँ पे वीक हो चुके हैं, वहाँ एआई सिस्टम्स इस गैप को फिल कर सकते हैं। एक हमने छोटी सी कोशिश कुछ साल पहले मेरे कोलीग्स ने आईआईटी दिल्ली में हम लोगों ने स्टार्ट किया जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए ये प्रॉब्लम रहती है कि जब वो चल रहे हैं तो आगे क्या आ रहा है, उससे उनकी टक्कर हो जाती है, उनके कई बार इंजरीज होती हैं। आपने देखा होगा कि वो वाइट केन यूज़ करते हैं, वाइट केन जो है उससे टैप करते हैं, बट हम कभी भी जो नी के ऊपर की कोई भी बाधा जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, हाइट को नहीं समझ पाते। और अगर कोई ओपन विंडो आ गई, कोई ट्री कोई पेड़ है, ऑब्स्टेकल आ गया, आपको नहीं पता, आप एकदम से टकरा जाते हैं और फिर उनको रास्ता बदलना पड़ता है। तो एक हमने एक छोटी सी कोशिश करी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के साथ, जिसमें इस एक डिवाइस बनाया जो वाइट केन के ऊपर लगता है, उसका नाम है स्मार्ट केन, जिसमें एक सेंसिंग सिस्टम है जो आगे कोई भी बाधा आएगा उसको डिटेक्ट करके यूजर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है थ्रू वाइब्रेशंस। तो आपने सेंसर उसका डेवलप किया? हाँ जी, उसमें सेंसर डेवलपमेंट था और उसको वो प्रोसेस करता है, वो बहुत जल्दी ये पता लगा लेता है कि स्टैटिक है कि तेजी से आ रहा है, और उसको बिल्कुल रियल टाइम में यूज़ करा जा सकता है। बहुत तेज़ उसके वाइब्रेशन पैटर्न्स चेंज होते हैं और एक बार जब उससे पर्सन एडजस्ट हो जाता है वो अपनी नॉर्मल मोबिलिटी में चल सकते हैं। तो कई बार हमें ये भी उन्होंने बताया कि अब लोग पूछते हैं कि अरे तुम्हें तो हमें लगा कि दिखता नहीं था, बट आप तो ऐसे मूव कर रहे हैं जैसे आप हमें दूर से कैसे पता लग गया। काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ये जो उनको सोशल ऑकवर्डनेस होती थी या इंजरीज होके उनका एक डर बैठ जाता था कि मैं बाहर नहीं जा सकती है, मैं बाहर नहीं जा सकता, वो उनका भय खत्म हो रहा है और वो सड़क पे चल सकते हैं, स्कूलों तक जाते हैं। वो जो वैसा है उन्होंने मतलब उनके जीवन को आसान बना रहे। निखिल, आपसे जानना चाहूंगी भविष्य को आप कैसे देखते हो, किस तरह से और कहाँ यूज बढ़ने वाला है एआई का? आप मुझे बोलेंगे, मैं बोल रहा हूँ भविष्य बिल्कुल उज्जवल है, बट लेकिन एआई का इस्तेमाल बहुत बढ़ेगा और लेकिन हमें ये देखना है कि कहाँ हम भारत के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर वन, मैं इंडिया को ब्रांड नहीं कर रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया जो है वर्ल्ड का या साउथ एशिया एक फ्रिंज है। फ्रिंज हम क्यों कहते हैं कि कौन से यूज केस आपको वेस्टर्न कंट्री में नहीं दिखते, वो हिंदुस्तान में जरूर दिखेंगे। तो अगर आपको एआई एल्गोरिथम्स या आपको मॉडलिंग करनी है या आपको डेटा बनाना है, तो एआई का यूजेज इंडिया में अगर कुछ बनेगा तो इट कैन बी अ सिस्टम फॉर द वर्ल्ड। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, जैसे रोहन जी ने बताया, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में सबसे बुरी है। सिर्फ 1% या 2% ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेल्थ है इस समय इंडिया के अंदर। सेकेंडली, क्लाइमेट अगर आप देखें इंडिया का, तो हम ज्योग्राफिकली बहुत ही डाइवर्स हैं। हमारा क्लाइमेट, हमारा सॉइल पैटर्न बहुत जगह चेंज करता है। मराठवाड़ा हर तरह से डिफरेंट है। मराठवाड़ा का सॉइल डार्क है तो पंजाब का सॉइल अलग है। ऐसे वेदर के साथ भी है, ऐसे ही आपका वेदर भी है। तीसरा, हमारे भाषा 1645 डायलेक्ट, जहाँ पे मैं रहता हूँ पुणे में, महाराष्ट्र में इस समय 4 डायलेक्ट बोली जाती हैं और एक ही डायलेक्ट ऊपर उठ के आती है जो है मराठी। अभी तक हमने अमेजॉन अलेक्सा और सिरी को मराठी बोलते हुए नहीं देखा या उस भाषा में बोलते हुए नहीं देखा। तो वो एक आइडिया है जहाँ पे है। तो भारत में खुद ही बहुत सारी ऐसी, और ये हमारा एक रिसर्च भी है जो हम संस्कृत में इस समय कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि अगर हम भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए टिपिकल एल्गोरिथम या यूज़ करेंगे तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए। क्या हम संस्कृत का इस्तेमाल कर सकते हैं ये सब करने के लिए? तो इसका एक रिसर्च जो है और इसका जो अनुसंधान है हम लोग अपने लैब्स में कर रहे हैं और देखने में आता है कि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं छोटी छोटी जहाँ पे एआई फिट हो सकता है और एआई इस्तेमाल हो सकता है। और क्वांटम कंप्यूटिंग के आने के बाद एआई की पावर ऑफ कंपटीशन अगर इंक्रीज की जा सके, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, अभी कुछ प्रूवन नहीं है लेकिन देख रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा कि एआई जो है वो कंप्यूटेशनल पावर इंक्रीज कर जाएगा विद क्वांटम कंप्यूटिंग। तो उसमें हमारे लिए या वर्ल्ड के लिए इट्स अ ग्रेट फ्यूचर दैट वी आर लुकिंग टुवर्ड्स।
प्रोफेसर पॉल, नीति आयोग ने मॉड्यूल अभी लॉन्च किया है कुछ दिन पहले ही स्कूली बच्चों के लिए, उसका कितना फायदा होगा और सरकार की तरफ से किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं? सरकार ने एक जो नीति आयोग है उसने एक नेशनल स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, जिसमें रिसर्च को इम्पीटस दिया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इम्पीटस देने की बात है कि कोलैबोरेटिव सेंटर्स होंगे जिसमें एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं। बट उसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखने वाली है कि ये एक ब्लूप्रिंट है इंडिया की लीडरशिप के लिए, कि हम इस एरिया में कैसे लीडर बन सकते हैं। दूसरा, क्या क्या जो ग्रैंड चैलेंजेस एट नेशनल लेवल हैं उनको एड्रेस करा जा सकता है। मान लीजिए कि जो कैंसर का हमारे पास देश में सबसे बड़ा डेटा सेट्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, ग्रिड क्रिएट हो रहा है और ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। हम वहाँ पे क्या नए सोल्यूशंस कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारी नेशनल एजेंसीज हैं, इसरो है, उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं, एआई सिस्टम स्पेस में जाएंगे, उसके जो फंडामेंटल एडवांसेस जो होंगे वो भी जरूरतें बढ़ रही हैं लेके आएंगे। बट इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे जो फ्यूचर है वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो बच्चे हैं। जितनी जल्दी वो इसको एम्ब्रेस करेंगे, जितनी जल्दी उनको एक्सपोजर होगा, उनकी क्रिएटिविटी हमारे देश को आगे लेके जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स की ही बात हुई है, तो हमारे पास समय थोड़ा सा कम है। फ्यूचर कैसे बना सकते हैं अगर बच्चे इसी क्षेत्र में बनाना चाहें, तो क्या उनके पास ऑप्शंस हैं? वो पहली बात तो ये है कि ये पहले एआई जो है इसको डिमिस्टिफाई करा जाए कि ये प्रैक्टिकली टूल है क्या। बातें हम बहुत कर सकते हैं, बट टूल से दोस्ती करना इंपॉर्टेंट है। जैसे जो टिंकरिंग की बात करें, मेकर स्पेसेस की बात करें, ये देश में बहुत इसके ऊपर लार्ज प्रोग्राम, गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम हैं, अटल इनोवेशन लैब्स हैं, आईआईटीज कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बहुत इसमें योगदान दे रहे हैं। उससे बच्चे जो एक बार जिन्होंने हाथ से काम कर लिया वो उस टेक्निक को समझ जाएंगे और वो नए नए एप्लीकेशन ढूंढेंगे जहाँ पर मैं स्टूडेंट बैठ के नहीं सोच सकते। बिल्कुल, दे विल लुक एट एआई प्लस एक्स, दे लुक एट एआई एंड देयर कम्युनिटी, कि वहाँ मेरी कम्युनिटी जो मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है वहाँ पे मैं क्या नया कर सकता हूँ। तो वहाँ से नया इनोवेशन निकलना स्टार्ट होगा। और हमारे पास अगर हम देखें तो पिछले 5 से 10 वर्ष में स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये इतने इनिशिएटिव्स आ रहे हैं जिसके बाद अगर किसी के पास आइडिया है वो भाग सकते हैं। उनको रोकने की मतलब रुकावटें कम हो रही हैं इसमें। तो मतलब फ्यूचर इसमें रियली ब्राइट है कि मेरे को नया आइडिया है जो देश को आगे ले जा सकता है, ग्लोबली हम compete कर सकते हैं। तो स्काई इज द लिमिट टुडे फॉर यंग पीपल टू। लेकिन आपसे भी जानना चाहूंगी इसी विषय के बारे में, स्टार्टअप्स का क्या है? बच्चे मतलब अगर किसी के पास कोई आइडिया, जैसा कि प्रोफेसर पॉल ने बताया, तो किस तरीके के स्टार्टअप्स कर सकते हैं लोग? मैं स्टार्टअप से पहले मैं बच्चों के बारे में बात करूंगा। मेरे मेकर्स लैब में इस समय पुणे में एक 9 साल का बच्चा आया था 200 किलोमीटर अपने पेरेंट्स को चला के, और जब उसने हमें बोला कि मैं ना आर्मी के लिए साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जवान कम मरें, तो आई वॉज अमेज्ड एट व्हाट दैट किड वाज थिंकिंग, व्हिच इज अ ग्रेट आइडिया। सो अभी विद टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन जो बड़ी है ये बच्चों तक पहुंची है। जो गवर्नमेंट ने, नीति आयोग ने जो मिशन डाला है वो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज जैसे प्रोफेसर पॉल ने बताया कि अगर बच्चे ऑब्जेक्टिफाई नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी को, टच और फील नहीं करेंगे, तो उनको आइडिया नहीं आएगा। जो बच्चे करेंगे ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे इस पे काम करने के लिए, और वो हमारे से ज्यादा सोच सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक किडाथॉन करते हैं हर 3 महीने में, जिसमें हम 6 साल से 14 साल के बच्चे अपने लैब में बुलाते हैं और उनको दिखाते हैं हम लोगों ने क्या बनाया। और इसमें एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट ऐसे हम लैब में बना रहे हैं जो इन बच्चों ने खुद सोच के बनाए हैं या जिन उनके आइडिया हैं। जहां तक स्टार्टअप का सवाल है, आई थिंक स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, इसलिए क्योंकि वो देख सकते हैं एक मैसिव स्केल पे प्रॉब्लम, एक उनको जो सरकार जो है नीतियां बना रही है, उनको जो हेल्प कर रही है, उससे उनको एक बेनिफिट है कि वो अपनी सोच ले सकते हैं। आज अगर कोई आईआईटी से ग्रेजुएट होता है, तो आईआईटी से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने बहुत बच्चों को सुना है कि वो देश के लिए काम करना चाहते हैं रादर देन गोइंग अब्रॉड। तो ब्रेन ड्रेन भी थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि हमारे देश में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। सेकेंडली, बट स्टार्टअप्स को सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, और वो ध्यान ये रखना है कि वो पॉइंट सॉल्यूशंस पे काम ना करें, वो देखें पूरा पोर्टफोलियो क्या है। तो इसीलिए कोलैबोरेशन बिटवीन प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, स्टार्टअप्स एंड रिसर्चर्स इज सो इंपॉर्टेंट कि वो इस स्पेस को काफी बड़ा कर देगा और उसमें सबका बेनिफिट है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक सॉल्व हुई नहीं है, यानी सबको मिलकर एक साथ कोलैबोरेशन में। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले वक्त की टेक्नो फ्यूल साबित हो सकती है, जो विज्ञान को हमारे सोचने की सीमाओं से परे ले जाएगी। फिलहाल ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि एआई का भविष्य कैसा होगा, लेकिन इतना तय है कि ज्यादा से ज्यादा शोध कार्यों द्वारा हम इससे गंभीर बीमारियों और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों का हल ढूंढ सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आप अपने सुझाव नीचे लिखे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।